नमस्कार पेंशनर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। ईपीएस 95 पेंशन आखिर कब मिलेगी, पूरी सच्चाई यानी सरकार को आखिरी चेतावनी। इस वीडियो को आप पूरा देखना, अनदेखा भी ना करना, पूरा डिटेल में देखना, पूरा मैं आपको बताऊंगा। पेंशनधारक को आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर सरकार कब होगी मेहरबान और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का कब होगा ऐलान और 1000 रुपए की पेंशन में कैसे कटेगा बुढ़ापा। इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको भविष्य के अंदर ईपीएस पेंशन से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आइए दोस्तों, जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन धारकों पर सरकार कब होगी मेहरबान और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का कब होगा ऐलान। 1000 रुपए की पेंशन में कैसे कटेगा बुढ़ापा। पेंशन धारकों, संसद की एक समिति ने हाल ही में कहा कि पेंशन के तौर पर कम से कम 1000 रुपए की रकम अब बहुत कम है। ये जरूरी है कि 6 मंत्रालय की पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखें। और दोस्तों, बात करें वो वित्त मंत्रालय से कहें कि इसके कब होगा बजट का सपोर्ट मिले। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो वित्त मंत्रालय से कहे कि इसके कब लिए बजट से सपोर्ट मिले। और आपको बता दें कि इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन कराए। साथ ही में दोस्तों, आपको बता दें कि 6 मंत्रालय ने इस सिलसिले में 2018 में एक समिति बनाई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा था कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए की जाए। पेंशन दर को बात करें, इसके लिए बजट से पैसा दिया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इससे सहमत नहीं हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं है। ऐसे के साथ दोस्तों, बात करें इसके बारे में कई और चर्चाएं हुई। नतीजा भी यह निकला कि जब तक मौजूदा पेंशन स्कीम की वित्तीय स्थिति का सही आंकलन नहीं होता तब तक इसे बढ़ाने की बात नहीं होती। ठीक है पेंशन दर को यहाँ पे मैंने जो बात बताई वो हम समझें। आपको बता दूं कि समिति ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पेंशन को 2000 रुपए बढ़ाया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय इससे सहमत नहीं हुआ और वित्त मंत्रालय ने ये कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं है। और इसके बारे में कई चर्चाएं, कई बातें हुई। नतीजा जो है यही निकला कि जब तक मौजूदा पेंशन स्कीम वित्तीय स्थिति का सही आकलन नहीं होता तब तक इसे बढ़ाने की बात नहीं होती। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वित्तीय आकलन अगर सही नहीं होगा तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी पेंशन को बढ़ाने की बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह तो समिति ने पूछा है वित्त मंत्रालय को, लेकिन पूरी सच्चाई क्या इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही, इसके बारे में भी बात होगी इस वीडियो में। पेंशनधार को आपको बता दें कि केंद्र ने ईपीएफओ के कामकाज को देखने के लिए पिछले 60 पैनल बनाए और एक पैनल को पेंशन का मसला भी देखना था, यानी पेंशन के मामले को भी देखना था। कई सारे जो है पैनल यानी समितियां बनाई, समिति होती है उसमें, समिति के अंदर समिति होती है वो बनाई। और कहने का मतलब यह है कि पैनल ही समझ लो, पैनल बनाया। पैनल को पेंशन का मामला देखना होता है। और हाल ही में एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ अब जो है ज्यादा पेंशन पर विचार के लिए कुछ एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ रहा है। ठीक है, ज्यादा पेंशन बढ़ाने के विचार को लेकर जो ईपीएफओ है वो अब ज्यादा अपने एक्सपर्ट को साथ जोड़ रहा है। इसमें जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और इनसे कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। एक खाका भी बताया जा रहा है कि जैसे कर्मचारी ऊंची पेंशन के लिए नौकरी के दौरान ज्यादा रकम का योगदान कर सके। इसी के साथ दोस्तों, बात करें पेंशन कम होने की वजह यह है कि कर्मचारी का योगदान भी कम होता है। ठीक है, और आगे चलकर मौजूदा पेंशन स्कीम का पूरा हिसाब जो होता है वो किताब भी खंगाला जा सकता है। और पेंशन दर को बात करें, इसमें कितने सुधार की गुंजाइश है, ठीक है, ये तो देखना है। लेकिन दोस्तों, बात करें कर्मचारी का योगदान भी कम होता है और आगे चलकर मौजूदा पेंशन स्कीम का पूरा हिसाब किताब भी खंगाला जा सकता है। ठीक है, पेंशन दर आखिर कैसे कोई बुढ़ापे में महीने भर का खर्च 1000 रुपए में चला सकता है। आखिर कैसे कोई बुढ़ापे के अंदर 1000 रुपए से दवाई ला सकता है। 1000 रुपए से घर का खर्चा नहीं चलता। ये तो सारा पेंशन है, पूरे घर का खर्चा एंड दवाई, बच्चों की पढ़ाई 1000 रुपए में होगी क्या? नहीं होगी। पेंशनदार को अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं एंड पेंशन के अपनी कंपनी पर निर्भर है तो शायद इतने में ही गुजारा आपको करना होगा। मुझे लगता है मेरे जो भी दर्शक हैं वो इतने में ही गुजारा अभी तक चला रहे हैं। लेकिन इस बात से आप हैरत में हैं या हैरानी में, और हैरानी में ये बात डाल दी है। आपको बता दें कि इसके लिए आवाजें उठने लगी है, इसमें सरकार के दखल की भी गुंजाइश की जा रही है। पेंशन दर को बात करें, कई बार सुनने में आया कि पेंशन की रकम बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। आखिर मुद्दा कब तक दबा रहेगा? ये हो सकता है कि सरकार अपनी ओर से पेंशन बढ़ाकर वित्तीय बोझ नहीं लेना चाहती। आपको बता दें कि इसे देखना होगा कि पेंशन के मौजूदा सिस्टम में कितने सुधार की गुंजाइश है और ये कदम सरकार ने आगे बढ़ाए और 2 कदम कर्मचारी आगे बढ़े तो बात बन सकती है।
पेंशनधारक, सबसे पहली बात आप सभी की है, अगर आप कदम उठाते हैं तो सरकार भी 2 कदम उठाएगी। सबसे पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जहां भी अधिवेशन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जहां पर भी हो, पेंशन धारकों के लिए, ईपीएस पेंशन धारकों के लिए जहां भी धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, अधिवेशन हो, वहां पे आपको चूक नहीं करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, यहां पे आपको सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है। सिस्टम में आपको सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद में सरकार 2 कदम अपने आप आगे बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए होंगे समझने वाले, और ना समझे तो इस वीडियो को दोबारा देख के समझ लेना। पेंशन दर को कुछ बात आप समझे होंगे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को ईपीएफओ मैनेज करता है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों बात करें, प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्राइवेट फंड से जोड़ती हैं, और इसमें कंपनी अपने कर्मचारी की दोनों तरफ से पैसा जमा कराया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें, इस पैसे को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मैनेज करता है। और दोस्तों बात करें, कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उन्हें इसका रिटायर 2 तरह से मिलता है, एक प्राइवेट फंड के तौर पर और दूसरा हिस्सा पेंशन के जरिए। प्राइवेट फंड की रकम एक मुश्त मिलती है और दूसरी तरफ पेंशन मंथली बेसिक पर तय की जाती है। पेंशन दर को बात करें, फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है, और जिसे 8 साल पहले तय किया गया था। आपको बता दें कि चैन यूनियन की मांग की जा रही थी कि इसे कम से कम 6000 रुपए किया जाना चाहिए। पेंशन दर को बात करें, जबकि आम अनुमान यह है कि ईपीएफओ अगर बढ़ोतरी करे तो यह रकम 3000 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, यहां पे आप समझिए, अगर बढ़ोतरी अगर ईपीएफओ करे पेंशन की, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी पेंशन 10,000 हो जाएगी, कई ये सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन 7,500 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपको जो ईपीएफओ अगर पेंशन में बढ़ोतरी करता है तो आपकी पेंशन 3000 रुपए मिलेगी। अगर लिमिट का अनुसार पेंशन मिलेगी तो अलग होगी, तो आपकी पेंशन 10,000 रुपए 7,500 रुपए हो सकती है। ठीक है, लेकिन और इतनी रकम बढ़ाए तो ईपीएफओ अगर बढ़ाए 3000 बढ़ा सकता है। पेंशन दर को अब ये देखें कि आप कितना पैसा जमा करते हैं। पेंशन दर को बात करें, हर कर्मचारी जो होता है उसकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफओ के पास जमा होता है, और कंपनी का भी इतना ही हिस्सा होता है। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों बात करें, कंपनी भी इतना पैसा जमा कराती है, लेकिन कर्मचारी का पूरा हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि कर्मचारी का जो कंपनी होती है उसका 833% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। ये एक नियम है कि जैसे कर्मचारी के बेसिक सैलरी एंड महंगाई भत्ता 15,000 रुपए है, उससे कम है तो उसे पेंशन स्कीम से जोड़ना जरूरी है, लेकिन बाकी के लिए जरूरी नहीं है। कई बार नौकरी गंवा देने पर या किसी और कारण से कर्मचारी पूरा योगदान बीच में ही निकाल लेते हैं। इसमें पेंशन के लिए दी गई रकम भी शामिल होती है, और इससे कर्मचारियों का मकसद अधूरा रह जाता है। पेंशन धारकों का मकसद जो है, पेंशन का मकसद जो होता है वो अधूरा रह जाता है। पेंशन की रकम को प्राइवेट फंड में अलग रखने के लिए जरूर जो है महसूस की गई है, और पेंशनदार को आपने इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सच्चाइयां जानी होगी, और मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा बना और आपको बहुत कुछ जानने को मिला। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो